असहनीय पीड़ा के बाद जब सुजाता ने लड़की को जन्म दिया तो उसे नर्स की बुझी हुई सी आवाज़ सुनाई दी, बेटी हुई है। सुनते ही सुजाता के चेहरे पर शांति के भाव छा गए। उसे याद आया, प्रसव के लिए अस्पताल आते समय पड़ोस की गीता मौसी ने कहा था, एक बेटी तो तुम्हारे पहले ही है, इस बार बेटा लेकर आना। सुजाता मुस्कुरा दी थी। अपनी मर्जी से बेटा या बेटी को जन्म देना स्त्री के बस में होता तो उसे इतनी तकलीफ क्यों सहनी पड़ती। और अगर ऐसा भी हो सकता तो सुजाता बेटे को नहीं बल्कि बेटी को ही जन्म देती। न जाने हर किसी को लड़के की ही इतनी चाह क्यों होती है। और ये गीता मौसी कितनी छोटी उम्र में विधवा हो गई थी। फिर अपने दो छोटे छोटे लड़कों को पढ़ाने लिखाने का वह बड़ा करने में अपनी सारी उम्र निकाल दी। लेकिन आज हालात यह हैं कि इसी शहर में रहते हुए भी दोनों लड़के अपनी पत्नियों के साथ अलग मकान में रहते हैं। इतना कुछ सहने के बाद भी मौसी मुझसे कहती है कि दूसरा लड़का हो जाएगा तो सीमा का ध्यान रखेगा, तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। फिर सुजाता अपने बारे में सोचने लगी। 3 भाइयों की इकलौती लाडली बहन थी। वो पिताजी एक जाने माने जज थे। चारों बच्चों को उच्च शिक्षा दिलवाई। उन्होंने पढ़ाई के विषय चुनने की बात हो या बच्चों के विवाह की, माँ बाबूजी ने कभी बच्चों पर अपना निर्णय नहीं थोपा। बड़े भैया डॉक्टर बनते ही दुबई चले गए और साल भर बाद ही एक विजातीय लड़की से विवाह कर लिया। अम्मा बाबूजी जाति प्रथा में विश्वास नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने भी खुशी खुशी भाभी को बहू का सम्मान दे दिया। भाभी के मायके के सभी लोग दुबई में ही रहते हैं, सो बड़े भैया भी धीरे धीरे घर आने का उत्साह कम होता गया। पूरे परिवार पर अपना असीम प्यार उड़ेलने वाले बड़े भैया धीरे धीरे घर वालों के लिए अजनबी होते चले गए। मंझले भैया जब इंजीनियर बने तो 1 साल तो यहीं अपने देश में नौकरी की उन्होंने, लेकिन फिर वह भी विदेश जाने के उतावले हो गए। अम्मा ने उनकी पसंद की लड़की से ही उनका विवाह करवाया और विवाह के तुरंत बाद वह भी विदेश चले गए। बड़े भैया ने तो पहले ही घर आना जाना बंद कर दिया था। बस होली दिवाली के समय फ़ोन पर सभी का हालचाल पूछकर घर वालों के प्रति अपने कर्तव्य की तेश्री कर लेते थे। अब मंझले भैया भी भाभी के साथ साल में 1 माह की छुट्टी पर भारत आते तो अधिकतर छुट्टियां दूसरे शहर में रहने वाले अपने साले साली व ससुराल वालों के साथ ही गुजारते। मुश्किल से 1-2 दिनों के लिए मेहमानों की तरह अपने घर आ जाते। बहुएं तो खैर पराया खून थी, लेकिन अपने बेटों को ऐसा परायापन देख अम्मा अंदर ही अंदर घुटने लगी। इसी मानसिक पीड़ा के कारण उन्हें रक्तचाप के साथ साथ दिल की बीमारी भी हो गई। इसी बीच सुजाता का भी विवाह तय हो गया। दोनों भैया भाभी विवाह से मात्र 2 दिन पहले ही आए और विवाह समाप्त होते ही चले गए। उनके इस व्यवहार से छोटा भाई रमन इतना आहत हुआ कि उसने विवाह न करने की ठान ली। विवाह के बाद सुजाता भी अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो गई और एक प्यारी सी बिटिया की माँ बन गई थी। बाबूजी सेवानिवृत्त हो गए थे। बेटे बहुओं के स्नेह को तरसती अम्मा को देखकर बाबूजी भी दुखी रहने लगे। सबसे छोटे रमन भैया भी डॉक्टर बनकर स्थानीय अस्पताल में नौकरी करने लगे। अम्मा की बीमारी का वास्ता देकर सुजाता व उसके पति प्रेम ने आखिरकार रमन का विवाह के लिए मना ही लिया। अनेक डॉक्टर लड़कियों के प्रस्ताव को अनदेखा कर रमन ने मेघा जैसी घरेलू लड़की से विवाह किया। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि दिवाली पर बड़े भैया का फ़ोन आया। फ़ोन मेघा ने उठाया। उन्होंने मेघा से कहा, रमन डॉक्टरी पढ़कर भी वहाँ एक मामूली सी सरकारी नौकरी कर रहा है। यहाँ बहुत पैसा है, उसे कहो यहाँ आकर नौकरी करे। तब से मेघा और रमन में तनातनी रहने लगी। रमन विदेश नहीं जाना चाहता था और मेघा यहाँ नहीं रहना चाहती थी। घर में काम करने पाई आती थी, जो झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े धोने का काम करती थी, यहाँ तक कि रोटियां भी सेक देती थी। लेकिन मेघा का कहना था कि उनके दोनों जेठ जेठानियाँ विदेश में मौज कर रहे हैं और वह रमन के माता पिता व उनके रिश्तेदारों की सेवा में पिसी जा रही है। घर में बढ़ते तनाव को देखकर अम्मा ने दिल पर पत्थर रख लिया, रमन को विदेश जाने की इजाज़त दे दी और दुखी मन से रमन मेघा को लेकर विदेश चला गया। वहां पहुंचने पर साल भर बाद ही रमन ने अम्मा बाबूजी को विदेश बुला लिया। अम्मा बाबूजी के विदेश जाने पर सुजाता और उसके पति प्रेम यह सोचकर निश्चित हो गए कि बेटे बहुओं व पोते पोतियों के साथ उनका मन लग जाएगा। लेकिन 2 माह बाद जब अम्मा बाबूजी वहां से लौटे तो बहुत कमज़ोर व निरीह से लगे। अम्मा ने बताया कि वहाँ तीनों बेटे अलग अलग फ्लैट में रहते। बेटों को काम से फुर्सत नहीं है। सबसे पहले वे सम्मान समेत बड़ी बहू के घर रुके, लेकिन बड़ी बहू ने 3-4 दिन बाद ही उन्हें मंझली बहू के घर पहुंचा दिया। छोटी बहू तो उनके वहां आते ही अपने मायके चली आई। दोनों बेटों
कि यहाँ उनकी स्थिति अनचाही मेहमान सी हो गई। बहुएं बिना चुन्नी के पारदर्शी कपड़े पहने घूमती रहती। बाबूजी तो शर्म के मारे कमरे से बाहर ही नहीं निकलते थे। अम्मा बाबूजी को पुराने जमाने का बताकर बहुएं उनकी खूब खिल्ली उड़ाती। एक दिन बड़ी बहू ने अम्मा को सुनाते हुए मंजली से कहा, यहाँ रहने की ऐसी आदत पड़ गई है कि लखनऊ के मकान में तो अजीब सी घुटन लगती है। मंजली ने नहले पर दहला जड़ा, मैं तो कभी भी उस मकान में रहने को सोच नहीं सकती। और भी कई छोटी मोटी बातें अम्मा बाबूजी ने बताई, जिन्हें सुनकर सुजाता का मन भी खराब हो गया। अब सुजाता ही अम्मा बाबूजी को कुछ दिनों के अंतराल में आकर देख जाती थी। एक दिन बाबूजी भरे गले से उससे बोले, बेटियां, तू अपनी गृहस्थी की जिम्मेदारियां संभालने के साथ साथ हमारी भी जब तक देखभाल करती है। हमारी ज़िंदगी का क्या भरोसा, तेरे भैया भाभी में से तो कोई इस मकान में रहेगा नहीं, इसलिए यह मकान मैं तुम तेरे नाम करना चाहता हूँ। सुजाता तुरंत बोली, बाबूजी, मुझे मकान रुपया कुछ नहीं चाहिए, इन पर तो भैया का ही हक है। मैं तो चाहती हूँ कि संपत्ति की वजह से भाई से मेरे संबंध खराब हो। उनकी देखभाल करना, आपकी देखभाल करना तो मेरा कर्तव्य है। आजकल बेटे बेटी में कोई फ़र्क नहीं होता। एक दिन अचानक बाबूजी का फ़ोन आया। बोले, तुम्हारी अम्मा की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई है, मैं उसे ऑटो रिक्शा से लेकर अस्पताल जा रहा हूँ, तुम भी प्रेम के साथ अस्पताल पहुँच जाओ। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। चौराहे पर उनके ऑटो रिक्शा को ट्रक ने ज़बरदस्त टक्कर मारी और अम्मा बाबूजी किसी से कुछ कहे सुने बिना सदा के लिए संसारिक झमेलों से छुटकारा पा गए। उनकी दर्दनाक मृत्यु की खबर पाकर तीनों भाई घर पहुंचे और सुजाता के गले लगकर फूट फूट कर रोए। सुजाता ने देखा तीनों के चेहरे पर माता पिता के प्रति अपना दायित्व न निभा सकने का पछतावा था। लेकिन अब इससे क्या फ़ायदा। 13वीं के बाद जब वकील साहब ने बताया कि वसीयत के अनुसार यह मकान अम्मा बाबूजी की मौत के बाद शहर के प्रसिद्ध वृद्धा आश्रम में चला जाएगा, तो तीनों भाभियां भौचक्की रह गई। तीनों एक साथ बोली, सुजाता, यदि तुम चाहती तो अम्मा बाबूजी को यह मकान दान करने की बेवकूफ़ी से रोक सकती थी। इतनी अच्छी कॉलोनी में 1500 गज पर बना इतना खुला मकान दान करना सरासर पागलपन है। यह सुनकर सुजाता के अंदर छिपा हुआ आक्रोश फूट पड़ा। उसने जवाब दिया, जब अम्मा बाबूजी जीवित थे तब आप तीनों में से एक भी कुछ दिनों के लिए भी उनके साथ रहने को तैयार नहीं थी। वे ये हसरत लिए इस दुनिया से चले गई कि कभी तो कोई बहू कुछ दिनों के लिए ही सही उनके साथ रहे, उनके सुख दुख बांटे। और बड़ी भाभी अम्मा तो कह रही थी कि आपका इस मकान में रहने से दम घुटता है। आप लोगों के इस नेक ख्याल को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस मकान को वृद्धाश्रम के लिए दान में दे दिया। सुजाता के कटु सत्य को सामने भाभीियों की जुबान को ताला लग गया। तीनों भाई भाभी वापस लौट गए। कितनी पीड़ादायक स्थिति थी यह कि तीन तीन भाई भाभीियों के होते हुए भी अम्मा बाबूजी के देहांत के बाद सुजाता का मायके की तरफ से ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जिसके साथ वह अपने जीवन के सुख दुख बांट सके। यूँ उसके पति प्रेम उसका बहुत ख्याल रखते थे, उसे किसी तरह की कमी महसूस नहीं होने देते थे। एक प्यारी सी बेटी भी थी उसकी, लेकिन फिर भी वह अक्सर सोचती कि काश भगवान ने उसे एक बहन दी होती जिससे वह अपने मन की बातें कह सकती। भविष्य में उसकी छोटी बेटी सीमा की स्थिति भी उसकी तरह न हो जाए, इसलिए सुजाता अपनी दूसरी संतान भी बेटी ही चाहती थी और आज उसकी यह इच्छा पूरी हो गई। पुरानी बातें याद करते हुए सुजाता की आंखों से न जाने कब से आंसू बहते जा रहे थे। तभी नर्स ने आवाज़ से उसका ध्यान टूटा। वह सुजाता की तरफ इशारा करके दूसरी नर्स से कह रही थी, इस बेचारी को दूसरी बेटी हो गई तो देखो कैसे रो रही है। नर्स की बात सुनकर सुजाता मुस्कुरा उठी। राधे राधे। आपको यह कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को